वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कंकालीय पेशी की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने मनुष्य के अंदर मसल्स कौन कौन सी उपस्थित होती हैं उस बारे में अध्ययन किया था और उसमें हमने देखा था कि मानव के अंदर 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती है। एक हमने मसल्स देखी थी जो कि रेखित पेशियाँ या कंकाली पेशियाँ उपस्थित होती हैं। दूसरे प्रकार की पेशियाँ हमने पढ़ी थी वह अरेखित पेशियाँ या जिसे हम अनैच्छिक पेशियाँ या आप ध्यान दीजिए उन पेशियों को हम अकंकालीय पेशियां भी कहते हैं। और तीसरे प्रकार की पेशियां हमने देखी थी हृदय पेशियां जो कि केवल हृदय में उपस्थित होती हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार की पेशियां मनुष्य में उपस्थित होती हैं। आज हम जो पहली पेशी पढ़ी थी कंकालीय पेशी उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि कंकालीय पेशी होती है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। कंकालीय पेशी होती है उसे हम रेखित पेशी भी कहते हैं। इस पेशी को हम ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है, यानी यह पेशी होती है वह कंडराओं के माध्यम से कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई रहती है, इस कारण से इसे हम कंकालीय पेशियां कहते हैं। दूसरा, इस जो पेशी होती है इस पेशी पर हल्के और गहरे रंग के बैंड्स उपस्थित होते हैं क्षैतिज रूप से, इस कारण से इसे हम रेखित पेशी कहते हैं। और ये पेशी होती हैं इनके संकुचन पर मनुष्य की इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है, हमारे जीव की इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको देखना अनैच्छिक पेशी। इस कारण से इस पेशी को किस नाम से जाना जाता है, तो आप ध्यान दीजिए अनैच्छिक कहा जाता है। तो इस प्रकार तो ये आपको ध्यान रखना है, यह पेशी होती है इस पेशी के संकुचन पर जीव की इच्छा का नियंत्रण होता है, इस कारण से इसे हम ऐच्छिक पेशी के नाम से जानते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। 3 बातें क्या ध्यान रखनी है, कंकालीय पेशी जो कि किस प्रकार की होती है, तो आपको ध्यान रखना रेखित भी होती है और ऐच्छिक प्रकार की होती है, हमारी इच्छा का इस पर नियंत्रण होता है। तो ये 3 विशेषताएं हमें ध्यान रखनी है। अब इस पेशी की संरचना हम पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे वह पेशी तंतु की संरचना किस प्रकार की होती है उस बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में संकुचनशील तंत्र होता है उसकी आणविक संरचना किस प्रकार से होती है, इसमें आणविक संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं। फिर उसके बाद में हम सार्कोट्यूबुलर तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सार्कोसोम जो कि पेशियों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे हम सार्कोसोम कहते हैं, उस बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में तंत्रिका पेशी संधि, यानी तंत्रिका उत्तक और पेशी उत्तक होते हैं उनके मध्य किस प्रकार से संधि उपस्थित होती है उस बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमें डिटेल से देखना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पेशी की संरचना किस प्रकार की होती है। तो पेशी की संरचना हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम पेशी की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि पेशी होती हैं, यानी मनुष्य के अंदर जो कंकालीय पेशी होगी उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। ये एक कंकाल पेशी है, कंकाल पेशी है और एक कंकालीय पेशी होती है। उस एक कंकालीय पेशी में असंख्य पेशी तंतु उपस्थित होते हैं, लंबे बेलनाकार। तो आप क्या ध्यान दीजिए, कंकालीय पेशी में असंख्य लंबे बेलनाकार पेशी तंतु पाए जाते हैं। लंबे बेलनाकार क्या पाए जाते हैं, पेशी तंतु पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए कंकालीय पेशी होती है उस पेशी में असंख्य लंबे बेलनाकार पेशी तंतु पाए जाते हैं, यानी यह एक कंकालीय पेशी है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या उपस्थित होते हैं, पेशी तंतु उपस्थित होते हैं। ये एक पेशी तंतु है, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से असंख्य पेशी तंतु होते हैं, वे मिलकर के और किसका निर्माण करते हैं, कंकाल पेशी का निर्माण करते हैं। तो एक कंकाल पेशी होगी उसका निर्माण होता है वो किससे होता है, असंख्य पेशी तंतुओं से होता है। बहुत सारे पेशी तंतु मिलकर के और इसका निर्माण करते हैं। देखो प्रत्येक पेशी तंतु होता है, उस पेशी तंतु होगा वो कैसा होगा, बहुकेंद्रिकीय होता है, जिसके बाहर की ओर का आवरण होता है उसे हम सार्कोप्लाज्म के, जो बाहर की ओर आवरण होगा उसे सार्कोलेमा कहते हैं और अंदर का जो द्रव होता है उसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। पेशी तंतु होता है, इस पेशी तंतु के बाहर की ओर संयोजी ऊतकों से बना हुआ आवरण उपस्थित होता है। संयोजी ऊतकों का बना हुआ जो आवरण उपस्थित होता है उसे हम एंडोमाइसियम कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अंतःपेशी आच्छंद किसके बाहर की ओर उपस्थित होता है, पेशी तंतु के बाहर की ओर, यानी असंख्य पेशी तंतु उपस्थित होते हैं और पेशी तंतु के बाहर संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है। संयोजी ऊतक का आवरण होता है और संयोजी ऊतक का जो आवरण उपस्थित होता है उस संयोजी ऊतक के आवरण को हम क्या कहते हैं, अंतःपेशी आच्छंद कहा जाता है या एंडोमाइसियम कहा जाता है। अंतःपेशी आच्छंद या इसे हम किस नाम से जाना जाता है, एंडोमायोसियम के नाम से जाना जाता है। तो एंडोमायोसियम या अंतःपेशी आच्छंद इसके बाहर की ओर उपस्थित होता है। फिर उसके बाद में आपको जानते हैं बहुत सारे पेशी तंतु होते हैं। ये पेशी तंतु मिलकर के
पेशी तंतु मिलकर के एक बंडल नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। बहुत सारे पेशी तंतु आपस में मिल जाएंगे और मिलकर के एक बंडल नुमा संरचना का निर्माण करते हैं, और इस बंडल नुमा संरचना होगी उसे हम किस नाम से जाना जाता है? फेसिकुलाई कहा जाता है। उसे हम किस नाम से जाना जाता है? ध्यान देना आपको, बहुत सारे पेशी तंतु होते हैं, वह मिलकर के एक समूह या ग्रुप का निर्माण करते हैं, और इस समूह को हम किस नाम से जानते हैं? फेसिकुलाई के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, फेसिकुलाई के बाहर की ओर का आवरण होता है उसे हम पेरीमाइसियम कहते हैं। यानी फेसिकुलाई होगी, इसके बाहर की ओर आवरण होता है, उस आवरण को हम किस नाम से जाना जाता है? तो आप ध्यान दीजिए, पेरीमाइसियम कहा जाता है, या इस आवरण को हम क्या कहते हैं? तो मध्य या पेरीपेशी आसंद भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से पेरीमाइसियम या पेरीपेशी आसंद कहा जाता है। तो इस प्रकार से फेसिकुलाई के, या जैसे फेसिकुलाई के एक और नाम हम दे सकते हैं, पुल्लिका के बाहर का आवरण होता है उसे हम किस नाम से जाना जाता है? पेरीपेशी आसंद के नाम से जाना जाता है। यह आवरण इसके बाहर की ओर उपस्थित होता है। अब ध्यान दीजिए, बहुत सारी जो फेसिकुलाई या पुल्लिका होती हैं, ये पुल्लिकाएं मिलकर के, बहुत सारी पुल्लिकाएं होगी, वो आपस में मिलकर के और किसका निर्माण करती हैं? कंकाल पेशी का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से कंकाल की एक पेशी का निर्माण होता है, वो हमें ध्यान रखना है। और कंकाल की पेशी होती हैं, इसके बाहर का आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? एपीमाइसियम के नाम से जाना जाता है। तो ये इनकी संरचना में ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि प्रत्येक कंकाल पेशी होती है उनके अंदर बहुत सारे पेशी तंतु उपस्थित होते हैं, जो कि लंबे और बेलनाकार होते हैं। इन पेशी तंतु होते हैं, इन पेशी तंतुओं के बाहर का आवरण होता है वो संयोजी ऊतक से बना होता है, उस आवरण को एंडोमाइसियम कहते हैं या अंतःपेशी आसंद कहते हैं। बहुत सारे पेशी तंतु मिलकर के एक समूह का निर्माण करते हैं, बंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम फेसिकुलाई या पुल्लिका कहते हैं। फेसिकुलाई या पुल्लिका होती है, उसके बाहर का आवरण होता है उसे हम पेरीपेशी आसंद या पेरीमाइसियम कहते हैं। और पेरीमाइसियम आवरण से युक्त जो संरचना होती है फेसिकुलाई, इसमें बहुत सारी फेसिकुलाई मिलकर के एक और बंडल नुमा संरचना का निर्माण करेगी, जिसे हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, जिसे हम कंकाल पेशी कहते हैं। और कंकाल पेशी होती है, उसके बाहर का आवरण होता है उसे एपीमाइसियम या अधिपेशी आच्छन्न कहा जाता है। तो ये तीन आवरणों से घिरे हुए, इस प्रकार से ये तीन प्रकार के विभाजन के रूप में बंटी हुई संरचना होती है, उस संरचना को हम क्या कहते हैं? पेशी या कंकाल पेशी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, कंकाल पेशी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से होती है? तो आपको ध्यान रखना है, इनके अंदर प्रत्येक पेशी तंतु होगा, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है? तो कंकाल पेशी में प्रत्येक पेशी तंतु होगा, उस पेशी तंतु की संरचना किस प्रकार की होती है? तो पेशी तंतु की संरचना के बारे में हमें पढ़ना है। तो आप ध्यान दीजिए, पेशी तंतु होता है वह किस प्रकार की होती है? तो आपको ध्यान रखना, लंबे बेलनाकार तंतु होते हैं, लंबे और बेलनाकार तंतु होते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है बहुकेंद्र के होते हैं। लंबे बेलनाकार और किस प्रकार के होंगे? बहुकेंद्र की तंतु होते हैं। तो लंबे बेलनाकार बहुकेंद्र के तंतु होंगे, जिन्हें हम पेशी तंतु कहते हैं। ये पेशी तंतु होते हैं, इनके बाहर का आवरण होता है, उस आवरण को हम क्या कहते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। यानी पेशी तंतु होगा, उसके बाहर का आवरण होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? सार्कोलेमा के नाम से जाना जाता है। इनके अंदर द्रव्य भरा हुआ रहता है, और उस द्रव्य को हम किस नाम से जानते हैं? सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। और इसी सार्कोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। इसी सार्कोप्लाज्म में जो अंतःपद्रवीय जालिका होती हैं ये उपस्थित होते हैं, जिसे सार्कोट्यूबुलर तंत्र कहा जाता है। तो ये उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त आपको जानना, माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। अब उसके बाद में प्रत्येक पेशी तंतु होता है, उनकी संरचना होती है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक पेशी तंतु होता है उस पर रेखीय होती है, यानी आपको ध्यान रखना रेखित होती है, हल्के और गहरे रंग के बैंड पाए जाते हैं। हल्के और कैसे बैंड पाए जाते हैं? गहरे बैंड उपस्थित होते हैं। इसमें से हल्के बैंड होते हैं, उन हल्के बैंडों को हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना, हल्के बैंड होंगे उसे हम आई बैंड कहते हैं, जबकि इसमें गहरे बैंड होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? ए बैंड के नाम से जाना जाता है। तो हल्के एवं गहरे रंग के बैंड उपस्थित होते हैं, इसमें से हल्के बैंड होते हैं उसे हम आई बैंड कहते हैं, जबकि गहरे रंग के बैंड होते हैं उसे हम ए बैंड कहते हैं। आई बैंड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है किस प्रकार के होंगे? तो आई बैंड होते हैं वे समदेशिक होते हैं। किस प्रकार के होंगे? हल्के बैंड होते हैं जिन्हें आई बैंड कहते हैं, समदेशिक होते हैं, जबकि आपको ध्यान रखना है गहरे बैंड जिसे हम ए बैंड कहते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं? विषमदेशिक प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? इसमें दो प्रकार के बैंड उपस्थित होते हैं, हल्के बैंड और दूसरे कौन से हमें ध्यान रखना है? गहरे रंग के बैंड उपस्थित होते हैं। यहाँ इस संरचना चित्र से आप संरचना समझ सकते हैं किस प्रकार से इनकी संरचना होती है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि जो आई बैंड होता है
यह किस प्रकार का होता है, हल्के रंग के बैंड होते हैं जिन्हें हम आई बैंड कहते हैं। आई बैंड के मध्य एक गहरी पट्टी पाई जाती है। आई बैंड के मध्य क्या पाई जाती है, गहरी पट्टी पाई जाती है। और आई बैंड के मध्य पाई जाने वाली गहरी पट्टी होती है, उस पट्टी को हम क्या कहते हैं, जेड लाइन कहा जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, आई बैंड होता है उसके मध्य एक गहरी पट्टी पाई जाती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जेड लाइन के नाम से। ये जेड लाइन है, इसी प्रकार से ये भी जेड लाइन है, तो इसे जेड लाइन के नाम से जाना जाता है। तथा आप ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान रखना, जो गहरे बैंड होते हैं जिन्हें हम ए बैंड कहते हैं, इन गहरे बैंड या ए बैंड के बीच में एक विशेष क्षेत्र होता है, बीच में एक कम गहरा, यानी ए बैंड होता है वो कैसा होता है, गहरे रंग का होता है, जबकि ए बैंड के बीच में एक कम गहरा क्षेत्र उपस्थित होता है। ए बैंड के बीच में एक कम गहरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम किस नाम से जाना जाता है, एच क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, एस क्षेत्र कहा जाता है। तो ए बैंड के बीच में आपको ध्यान रखना है, हल्के रंग का क्षेत्र उपस्थित होता है जिसे हम ए क्षेत्र का एस क्षेत्र कहा जाता है। और एच क्षेत्र होता है उसके अंदर एक पतली लाइन उपस्थित होती है और उसे हम क्या कहते हैं, एम लाइन कहते हैं। ये एच क्षेत्र होता है वह केवल मायोसिन तंतुओं से बना होता है, मायोसिन तंतुओं से बना होता है। एस क्षेत्र होगा वह कौन से तंतुओं से मिलकर के बना होता है, मायोसिन तंतुओं से मिलकर के बना होता है। इस प्रकार से एक जेड लाइन से लेकर के बीच का क्षेत्र होता है उसे हम सार्कोमियर्स कहते हैं। तो आप क्या ध्यान दीजिए, एक जेड लाइन से लेकर के और दूसरी जेड लाइन होती है, इनके बीच का क्षेत्र होता है उसे हम सार्कोमियर के नाम से जाना जाता है। और सार्कोमियर होते हैं वे पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई होती हैं। पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई होती है वो कौन होती हैं, सार्कोमियर। जब पेशियों में संकुचन होता है सार्कोमियर की लंबाई घटती है, वापस शिथिलन होता है, सामान्य अवस्था में आ जाती है। और इन सार्कोमियर की लंबाई घटने और बढ़ने, इनमें संकुचन और शिथिलन होने के फलस्वरूप ही हमारी गति संभव हो पाती है। जैसे हम हाथ की गति करवाते हैं तो गति करवाने पर जो सार्कोमियर की लंबाई घटने से संकुचन होगा और हाथ इस प्रकार से हो गया, फिर वापस से शिथिलन होगा, सामान्य अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार से सार्कोमियर की लंबाई घटती और बढ़ती है और सार्कोमियर की लंबाई घटने और बढ़ने के फलस्वरूप ही गति संभव हो पाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, सार्कोमियर। इस कारण से सार्कोमियर को हम पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, सार्कोमियर के बारे में। इस सार्कोमियर में आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है, एक सार्कोमियर का निर्माण होता है वो कैसे होता है, जेड रेखा, हाफ आई रेखा, हाफ आई रेखा ऊपर हो गई, हाफ इधर हो गई, हाफ आई रेखा, फिर कौन सी आ जाएगी, ए बैंड हो जाएगा। और ए बैंड के बीच में ही कौन सा क्षेत्र, एस क्षेत्र और एम लाइन होती है, तो ए बैंड हो जाएगा, फिर से हाफ आई और फिर जेड रेखा। इस पूरी लंबाई को हम किस नाम से जानते हैं, सार्कोमियर के नाम से जाना जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में यह एक्टिन और मायोसिन तंतुओं से मिलकर के बने होते हैं, यानी आपको ध्यान रखना है पेशी के अंदर दो प्रकार के मायोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। तो पेशियों के अंदर कितने प्रकार के मायोफिलामेंट्स पाए जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, पेशियों में दो प्रकार के मायोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। पेशियों में, कंकाली पेशियों में दो प्रकार के मायोफिलामेंट्स पाए जाते हैं, दो प्रकार के मायोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के मायोफिलामेंट्स पाए जाते हैं, दो प्रकार के मायोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है मोटे मायोफिलामेंट्स, कौन से हो जाएंगे, मोटे मायोफिलामेंट्स होते हैं। एक कौन से मायोफिलामेंट्स होते हैं, मोटे मायोफिलामेंट होते हैं। तो इस प्रकार से एक मायोफिलामेंट होंगे जिन्हें मोटे मायोफिलामेंट्स कहते हैं या गहरे मायोफिलामेंट्स कहते हैं। दूसरे आपको ध्यान रखना है पतले या जिसे हम हल्के मायोफिलामेंट्स कहते हैं। तो इस प्रकार से पतले मायोफिलामेंट्स कहते हैं, या आपको ध्यान रखना है द्वितीयक मायोफिलामेंट्स भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से मोटे मायोफिलामेंट्स और दूसरे पतले। मोटे मायोफिलामेंट्स को हम प्राथमिक फिलामेंट्स भी कहते हैं, प्राथमिक तंतु भी कहा जाता है या प्राथमिक मायोफिलामेंट्स भी कहा जाता है। जबकि मोटे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक मायोफिलामेंट्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के मायोफिलामेंट्स उपस्थित होते हैं, एक प्राथमिक मायोफिलामेंट्स और दूसरे कौन से हो जाएंगे, द्वितीयक मायोफिलामेंट्स। सबसे पहले हम ध्यान दीजिए, मोटे मायोफिलामेंट्स या प्राथमिक मायोफिलामेंट्स होते हैं, प्राथमिक तंतु होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है इनकी मोटाई होती है वह 100 एंगस्ट्रॉन होती है, जबकि पतले मायोफिलामेंट्स होते हैं इनकी मोटाई कितनी होती है, 50 एंगस्ट्रॉन होती है। मोटे मायोफिलामेंट होते हैं वह मायोसिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं,
मोटे होते हैं वो किससे बने होते हैं, मायोसिन प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। पतले होते हैं वो किससे बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये कौन से प्रोटीन से बने होंगे, पतले वाले एक्टिन प्रोटीन से, जबकि मोटे वाले होते हैं वो मायोसिन प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कौन से क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, मोटे मायोफिलामेंट्स होते हैं वे आपको ध्यान रखना है ए क्षेत्र के बीच में, ए पट्टी के बीच में, ए बैंड के बीच में पाए जाते हैं। ए बैंड के बीच में, यानी ए बैंड के बीच का क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, एच क्षेत्र। एच क्षेत्र होता है वो प्योरली रूप से किससे बना हुआ होता है, तो आपको ध्यान रखना है मायोसिन से। ये सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, मायोसिन तंतु निम्न में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपको अगर एच क्षेत्र दिया हुआ तो एच क्षेत्र ध्यान रखना है, अगर एच क्षेत्र नहीं दिया हो तो कौन सा बैंड ध्यान रखना है, ए बैंड या ए पट्टी के अंदर मायोसिन तंतु उपस्थित होते हैं। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है। जबकि दूसरे तंतु होते हैं 50 संख्या जिनकी मोटाई होती है, एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, इन्हें पतले मायोफिलामेंट्स या द्वितीयक मायोफिलामेंट्स कहते हैं। और ये मायोफिलामेंट्स होते हैं वह जेड रेखा से लेकर के, और जेड रेखा से लेकर और कौन सी रेखा तक उपस्थित होते हैं, ए पट्टी तक उपस्थित होते हैं। जेड रेखा से लेकर के और एच क्षेत्र का प्रारंभ होता है वहाँ तक उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से जेड रेखा से लेकर के और ए पट्टी होती है उसमें एच क्षेत्र प्रारंभ होता है उनसे तक उपस्थित होते हैं। उन भागों को हम क्या कहते हैं, एक्टिन तंतु कहा जाता है या द्वितीयक तंतु या पतले मायोफिलामेंट्स कहा जाता है। तो ये कहाँ पर उपस्थित होंगे, जेड रेखा से लेकर ए पट्टी के जेड रेखा से लेकर के ए पट्टी के एच क्षेत्र तक होते हैं। वे कौन से तंतु उपस्थित होते हैं, एक्टिन तंतु। तो आपको पूछा जा सकता है कि हल्के एवं गहरे दोनों प्रकार के बैंड्स में कौन से तंतु उपस्थित होते हैं, एक्टिन तंतु। जबकि मायोसिन तंतु होते हैं वो केवल और केवल गहरे पट्टियों में उपस्थित होते हैं, और गहरी पट्टी में भी केवल एच क्षेत्र में कौन से तंतु उपस्थित होते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एच क्षेत्र में मायोसिन तंतु उपस्थित होते हैं। तो ये आपका अच्छा सा सवाल बन सकता है। इस प्रकार से ये पेशी की हमने आंतरिक संरचना पढ़ी थी। अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे कि पेशी में संरचना किस प्रकार से होती है, उनकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। ध्यान दें, सबसे पहले हमने आज का क्लास पढ़ा है उस बारे में हम रिवीजन कर लेते हैं। कंकालीय पेशियां, रेखित पेशियां या इन्हें हम ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। कंकाली पेशियां होती हैं इस पर हमारी इच्छा का नियंत्रण होता है, इसके कारण से ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। ये पेशियां होती है वह कंडराओं के माध्यम से कंकाल तंत्र से जुड़ी हुई रहती हैं, इस कारण से हम कंकालीय पेशियां कहते हैं। ये पेशियां होती हैं, इन पर आपको ध्यान क्या पाए जाते हैं, हल्के और गहरे रंग के क्षैतिज पट्ट पाए जाते हैं, बैंड पाए जाते हैं, इस कारण से इन्हें हम रेखित पेशियां कहते हैं। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है प्रत्येक कंकाल पेशी होती है असंख्य लंबा बेलनाकार तंतुओं से बनी होती है, जिन्हें हम पेशी तंतु कहते हैं। प्रत्येक पेशी तंतु होता है उनके बाहर का आवरण होता है, उस आवरण को हम क्या कहते हैं, तो आपको अंतःपेशी आच्छादन कहते हैं या एंडोमाइसियम कहा जाता है। इस अंतःपेशी आच्छादन होता है वो युक्त जो पतले तंतु होंगे, ये तंतु एक बंडल का निर्माण करते हैं जिन्हें हम फेसिकुलाई कहते हैं। फेसिकुलाई या पुलिका के बाहर का आवरण होता है पेरीमाइसियम या पेशी आच्छादन कहलाता है। और बहुत सारी फेसिकुलाई यहाँ पुलिकाएं मिलकर के और किसका निर्माण करती है, कंकाली पेशी का निर्माण करती है। इसके बाहर के आवरण को हम क्या कहते हैं, एपीमाइसियम कहा जाता है, अधिपेशी आसंद कहा जाता है। इस प्रकार से कंकाली पेशी का निर्माण होता है। अब इसके अंदर उपस्थित प्रत्येक तंतु होता है पेशी तंतु, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, तो प्रत्येक पेशी तंतु होता है उनकी संरचना इस प्रकार से होती है, हमें ध्यान रखना है। और प्रत्येक पेशी तंतु होगा उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रत्येक पेशी तंतु होता है वह किस प्रकार का होता है, असंख्य बेलनाकार लंबे पतले तंतु होते हैं जिनके बाहर की ओर सार्कोलेमा का आवरण होता है और इसके अंदर द्रव होता है, सार्कोप्लाज्म होता है। फिर उसके बाद में आपको जानते हैं प्रत्येक पेशी तंतु होता है उसकी अंदर की ओर माइटोकॉन्ड्रिया और सार्कोसोम उपस्थित होते हैं, अंतःपदरी जालिका उपस्थित होती है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है इसमें हल्के और गहरे रंग के बैंड उपस्थित होते हैं। हल्के बैंड होते हैं जिन्हें हम आई बैंड कहते हैं, या आपको ध्यान रखना है समदेशिक होते हैं, जबकि गहरे बैंड होते हैं उसे हम ए बैंड कहते हैं। हल्के बैंड आई बैंड होते हैं, उनकी मध्य की एक रेखा पाई जाती है और इस रेखा को हम क्या कहते हैं, इस गहरी रेखा को हम जेड रेखा कहते हैं। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है जो गहरे बैंड होते हैं उनके बीच में एक हल्का क्षेत्र उपस्थित होता है जिसे हम एच क्षेत्र कहते हैं। एच क्षेत्र के बीच में एक लाइन पाई जाती है उसे हम एम लाइन कहते हैं। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है। एक जेड रेखा से लेकर के दूसरी जेड रेखा के बीच की दूरी होती है उसे हम सार्कोमियर कहते हैं। और सार्कोमियर होता है पेशी संकोचन की क्रियात्मक इकाई होती है। सार्कोमियर की लंबाई बढ़ती है और बढ़ती है, यानी इसमें जो एक्टिन तंतु होते हैं वो मायोसिन तंतुओं पर सरकते हैं जिसके कारण से लंबाई घट जाती है और पुनः सामान्य अवस्था में आती है तो लंबाई बढ़ जाती है। संकुचन और शीतलन की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है।
वह किसकी लंबाई घटने बढ़ने के फलस्वरूप होता है? सार्कोमियर की। तो इस प्रकार से सार्कोमियर को हम पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। फिर उसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो मायोफिलामेंट्स पाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मोटे मायोफिलामेंट्स या प्राथमिक मायोफिलामेंट्स, दूसरे पतले मायोफिलामेंट्स या द्वितीयक मायोफिलामेंट्स। प्राथमिक या मोटे मायोफिलामेंट्स होते हैं, ये मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं, इनकी मोटाई 100 एंगस्ट्रॉन होती है, ये ए पट्टी के बीच में केवल एच क्षेत्र में पाए जाते हैं। जबकि पतले या द्वितीयक मायोफिलामेंट्स होते हैं, ये एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, 50 एंगस्ट्रॉन की मोटाई होती है, ये जेड रेखा से लेकर के ए पट्टी के बीच के क्षेत्र तक उपस्थित होते हैं। तो ये था पेशी और उनकी संरचना किस प्रकार की होती है, उसकी क्रियात्मक संरचना किस प्रकार की होती है, उस बारे में देखा है। आज हम सेकंड स्टेप देखेंगे अगली क्लास में, और सेकंड स्टेप कौन सा देखेंगे, तो उसमें देखेंगे संकुचनशील तंत्र होता है, उसकी आणविक संरचना किस प्रकार से होती है, यानी इनमें संकुचन होता है, शीतलन होता है, उसके लिए कौन कौन से आणविक जो पदार्थ होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उस बारे में अध्ययन करेंगे। ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।